दोस्तों, कभी कभी सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ चेहरा असली नहीं होता है। और असली कहानी तो उस दरवाजे के पीछे छुपी होती है जहां आम लोगों की नज़रें नहीं पहुंच पाती हैं। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक पंचायत चुनाव ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी, क्योंकि उम्मीदवार बनी एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत जिसे गांव वालों ने सालों तक सिर्फ एक नाम के रूप में सुना था। उन्होंने देखा कभी नहीं था उसे। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले के छोटे से गांव भीखनपुर की, जहां साल 2022 में सरपंच का चुनाव होना था और पिछले 15 सालों से गांव की सत्ता रघुवीर चौधरी के हाथ में थी। कभी खुद तो कभी अपनी पत्नी के नाम पर, लेकिन इस बार हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और लोगों को लग रहा था कि अब की बार रघुवीर की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। लेकिन तभी अचानक नामांकन की सूची में एक नया नाम निकलकर सामने आता है, सविता चौधरी, जो रघुवीर की बहू थी। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई, क्योंकि सविता को किसी ने खुले चेहरे से भी कभी नहीं देखा था। वो हमेशा घूंघट में रहती थी और यहाँ तक कि आंगन से बाहर भी बहुत कम निकलती थी, अपनी दहलीज को पार नहीं करती थी। लेकिन जब चुनावी पोस्टर छपे और पहली बार उसका फ़ोटो पूरे गांव में लगा, तो लोग दंग रह गए, क्योंकि तस्वीर में वो बेहद खूबसूरत, आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखाई दे रही थी। और यही तस्वीर चर्चा का विषय बन जाती है जब चौराहों पर बैठे युवक मजाक में कहने लगते हैं कि अब की बार तो हम वोट जो देंगे वो इसे ही देंगे, और कम से कम जीतने के बाद कभी हमें झलक तो देखने को मिल जाएगी। जबकि बुजुर्ग लोग इसे रघुवीर की नई चाल बता रहे थे। चुनाव होता है और उम्मीद के मुताबिक सविता जीत जाती है, लेकिन जीत के बाद भी तस्वीर वाला चेहरा लोगों के लिए रहस्य ही बना रहा, क्योंकि पंचायत के सारे काम रघुवीर खुद देखता था। लोग जब भी दस्तखत या मोहर के लिए उसके घर पर जाते, तो बाहर बरामदे में वही बैठा मिलता था और अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाती थी। और यहाँ तक कि उसका बेटा अरविंद भी घर के अंदर के हिस्से में ही जो था वो कम जाता था। और गांव वालों को धीरे धीरे खटकने लगा कि जब सरपंच सविता है, तो हर कागज़ पर फैसला उसके ससुर क्यों कर रहे हैं। और एक दिन मामला थोड़ा सा जो है वो गंभीर हो जाता है, जब रमेश नाम का एक युवक नौकरी के लिए ज़रूरी चरित्र प्रमाण पत्र पर जो है वो तुरंत हस्ताक्षर करवाने के लिए पहुंचता है। तो उस दिन रघुवीर किसी काम से शहर गया हुआ था और 10 दिन तक लौटने वाला नहीं था। रमेश ने अरविंद से कहा कि उसे फ़ौरन जो है वो साइन चाहिए, वरना नौकरी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अरविंद ने साफ कह दिया कि पिताजी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और बात बढ़ती है, बहस होती है, और आखिरकार अरविंद ने घर के पुराने नौकर मोहन को आवाज़ दी, जो करीब 19 साल का लड़का था और बचपन से ही वो उसी घर में पला बड़ा था, रहा था। मोहन को अंदर जाने की जो थी वो मनादगी थी, लेकिन उस दिन मजबूरी में उसे कागज़ देकर कहा गया कि जाकर भाभी से जो है वो अंदर जाओ और उनसे साइन करवा के लेकर आओ। मोहन पहली बार हवेली के अंदरूनी आंगन में पहुंचता है, जहां पर सविता खड़ी थी। घूंघट आधा हटा हुआ था और वो असल में पोस्टर से भी ज़्यादा प्रभावशाली दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने उससे कागज़ लिया और वो मोहर ढूंढने लगती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है कि ये कुर्सी उसके लिए कैद बन गई है। अब मोहन चुपचाप खड़ा जो था वो सब कुछ सुन रहा था, और थोड़ी देर बाद उसने दस्तखत कर दिए और जाते वक्त धीमी आवाज़ में उसने कहा कि बाहर कुछ मत कहना, किसी से कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मोहन के मन में सवालों का तूफ़ान उठ चुका था कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसे लगा कि इस घर के अंदर कुछ ऐसा है जो बाहर की चमक से बिल्कुल अलग है। और यहीं से शुरू होती है
इस रहस्य की पूरी असली कहानी, जिसकी परतें धीरे धीरे खुलने वाली थीं, सच सबके सामने आने वाला था। मोहन उस दिन कागज़ लेकर बाहर तो आ गया, लेकिन उसके मन में सविता की उदासी और उसकी उदासी भरी आवाज़ गूंजती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस महिला को गांव वाले सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक समझ रहे हैं, वो दरअसल अपने ही घर में कैद की जिंदगी जी रही है। और अगले कुछ दिनों में जब भी कोई कागज़ पर साइन करवाने आता और रघुवीर बाहर होता, तो अरविंद फिर मोहन को ही अंदर भेज देता था, अपने नौकर को, और हर बार वही दृश्य दोहराया जाता। सविता जो है वो मोहर ढूंढती और हल्की झुंझलाहट में कुछ वो बड़बड़ाती, कुछ कहती, और फिर जाते वक्त एक ही बात वो उससे कहती कि बाहर जाकर कुछ मत कहना, किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मोहन समझ चुका था कि ये सिर्फ गोपनीयता नहीं बल्कि डर है, किसी अनकहे दबाव का डर। और इसी बीच उसने नोटिस किया कि अरविंद खुद कभी अंदर जाकर पत्नी से सीधे बात नहीं करता है, जैसे दोनों के बीच कोई दीवार खड़ी हो, कोई रोक टोक हो। अब 10 दिन बाद जब रघुवीर शहर से लौटा तो उसे ये पता चल गया कि मोहन कई बार अंदर जाकर दस्तखत करवा चुका है। बस फिर क्या था, वो गुस्से से तमतमा उठता है और सबके सामने मोहन को डांटते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर जाने की। सॉरी। जबकि मोहन बार बार कहता रहा कि उसे अरविंद जी ने भेजा था, लेकिन रघुवीर का असली गुस्सा बेटे पर फूटा और उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर इतनी ही जल्दी थी तो अपनी पत्नी को चौराहे पर बिठा देता, ताकि सबके काम करती रहे, वो सबके काम आती रहे। और उस दिन पहली बार मोहन ने देखा कि सविता के चेहरे पर अपमान की एक गहरी रेखा उभर कर आई थी, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है, कुछ कहती नहीं है। और अगले ही दिन रघुवीर और अरविंद को तहसील किसी ज़मीन के कागज़ के सिलसिले में जाना था, कोई ज़रूरी काम था, और दोनों बाइक से निकलते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हाईवे पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। अचानक ये मौत हुई थी और ख़बर गांव तक पहुंचती है। तब गांव में कोहराम मच जाता है। चौधरी परिवार का सहारा एक ही दिन में ख़त्म हो चुका था और अंतिम संस्कार के बाद हवेली में सिर्फ सविता और मोहन रह गए। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। जैसे ही शोक की अवधि ख़त्म होती है और दूर दूर के रिश्तेदार अचानक सक्रिय हो उठे, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा सब आने लगे और हर किसी की ज़बान पर एक ही बात थी इस वक्त कि इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद अब किसके नाम होगी, कौन इसके काम आएगा। कुछ ने प्रस्ताव रखा कि सविता की शादी परिवार के ही किसी लड़के से करा दी जाए ताकि उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाए और संपत्ति घर में ही रहे। कुछ ने सहानुभूति का चोला पहनकर समझाने की कोशिश की, लेकिन सविता ने साफ शब्दों में कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है। और उसके इस फैसले से कई लोगों के सपनों पर जो था वो पानी फिर गया, क्योंकि सपने सजाए हुए बैठे थे लोग। उधर मोहन चुपचाप सारा काम संभालने लगता है, खेत भी देखता और घर भी देखता, और धीरे धीरे सविता से उसकी बातचीत जो है वो होने लगती है, खुलने लगती है। एक दिन सविता ने खुद बताया कि उसकी शादी सिर्फ दिखावे की थी। अरविंद मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार था और ये बात घर वालों ने छुपाई थी, इसलिए उसे हमेशा पर्दे में रखा गया, किसी के सामने नहीं आने दिया गया ताकि कोई सवाल ना पूछे। मोहन ने पहली बार उसकी पीड़ा को समझा और साफ कहा कि उसे इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है और अगर सविता चाहे तो वो कहीं और नई शुरुआत कर सकती है। लेकिन रिश्तेदारों को ये नज़दीकी रास नहीं आई। रिश्तेदार अटपटाने लगे। रिश्तेदारों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि दोनों के बीच जो है पहले से संबंध थे और शायद उसी ने दुर्घटना की साजिश रची है, उसी ने इन दोनों को मरवाया है। यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत भी करा दी जाती है।
अब यहाँ पर पुलिस जो है वो जांच करती है, लेकिन दुर्घटना सामान्य पाई जाती है और आरोप जो थे वो झूठे साबित हो जाते हैं। पुलिस ने शिकायत करने वालों को फटकार लगाई, बातें सुनाई और फिर भी वो बाज नहीं आए और पंचायत बुलाकर सविता के मैके वालों पर दबाव डालने लगते हैं कि बेटी को यहाँ से वापस ले जाएं। अब पंचायत के दिन माहौल जो था वो गर्म था। आरोप प्रत्यारोप के बीच सविता के पिता ने शांत लहजे में कहा कि अगर बेटी चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करेगी, हम उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद जो है समझदार है। सबकी नज़रें सविता पर टिक गईं और उसने सबके सामने कहा कि अगर उसे किसी पर भरोसा है तो वो मोहन है, क्योंकि उसने कभी लालच नहीं दिखाया। और ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। मोहन खुद हैरान रह गया, लेकिन उसने सर झुकाकर कहा कि जो भी फैसला सविता का होगा वही उसे मंजूर है। कानून की मौजूदगी में दोनों ने सहमति से विवाह का निर्णय लिया और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया कि बालिग होने के नाते उन्हें अपनी मर्ज़ी से जीवन चुनने का अधिकार है, जीवन साथी चुनने का अधिकार है। और रिश्तेदारों की सारी चालें थीं वो धरी की धरी रह गईं और भीकनपुर की वो हवेली जो कभी सियासत की पर्दादारी का प्रतीक थी, अब एक नई शुरुआत की गवाह बनी, जहां सत्ता नहीं बल्कि विश्वास ने जगह ली और गांव वालों ने पहली बार समझा कि असली नेतृत्व चेहरे की खूबसूरती या नाम के प्रभाव में नहीं बल्कि साहस और सच्चाई में होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, खूबसूरत सी कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।